हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो हम लोग कर रहे थे थर्मोकेमिस्ट्री के लेक्चर्स और उसमें बहुत सारे टर्म हम देखे हमने, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, न्यूट्रलाइजेशन, सब ठीक है, कंबशन एंड ऑल दैट। अब जब पहले लेक्चर में हम लोग वो फैक्टर्स की बात कर रहे थे कि एंथैल्पी को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा था कि एंथैल्पी किसी रिएक्शन का फिक्स नहीं है, वो टेम्परेचर के हिसाब से बदलते रहता है। जनरली मैंने बोला भी है कि भाई जैसे रिएक्शन दिया है कि कार्बन का कंबशन एंथैल्पी, ठीक है, वाटर का फॉर्मेशन एंथैल्पी, जो पढ़ रहे थे डेटा हमने देखा था। जनरली वो डेटा मैक्सिमम क्वेश्चन में डेटा किस टेम्परेचर पे दिए है 298 केल्विन 25 डिग्री सेल्सियस पे। मैंने बोला है कि अनलेस कि टेम्परेचर मेंशन ना हो क्वेश्चन में, हम मान लेंगे कि डेटा 25 डिग्री सेल्सियस का है, नहीं तो मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, ठीक है। इसका मतलब कि जो भी हमने पढ़ा कि H2 मतलब H2O का फॉर्मेशन इतना 400 कैलोरी होता है, चाहे जो भी, ठीक है, वो सब किसी फिक्स टेम्परेचर का डेटा था, वो फिक्स, ठीक है, वो किसी गिवन टेम्परेचर का डेटा था। अब बात आती है कि टेम्परेचर बदलेंगे, जैसे H2 + O2 से H2O बना, मान लो उसका 25 डिग्री सेल्सियस पे एंथैल्पी है 300 कैलोरी मान लेते हैं, ठीक है, डेटा तो देखेंगे। अब पूछ देगा कि 50 डिग्री सेल्सियस पे कितना एंथैल्पी आएगा, 60 पे कितना आएगा, तो वो क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, ठीक है। आप देख भी सकते हैं, अब ये क्वेश्चन हम करेंगे। इस रिएक्शन का एंथैल्पी 298 केल्विन पे दिया है, मैंने कहा जनरली हमारे पास डेटा 25 डिग्री सेल्सियस का ही है। इस रिएक्शन का एंथैल्पी 25 डिग्री सेल्सियस पे इतना दिया हुआ है, -33 पॉइंट जो भी है। अब पूछ रहा है कि 373 केल्विन पे कैसे निकालोगे, उसके लिए कुछ डेटा दिया हुआ है। तो आज हम उसी की बात करने वाले हैं कि इन सब कैसे करेंगे, ये डेटा का क्या मतलब है, कौन सा वही इक्वेशन है जो ये बता पाएगा कि अगर किसी टेम्परेचर पे एंथैल्पी मेंशन है, किसी गिवन टेम्परेचर पे एंथैल्पी दिया हुआ है, तो किसी और टेम्परेचर पे आप उसी रिएक्शन की एंथैल्पी को कैसे निकालोगे। चलिए, तो आज बात करते हैं वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर, ठीक है, और फिर जाते हैं क्वेश्चन पे। बिल्कुल करेंगे क्वेश्चन, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर। आई होप कि आपने अगर पहले लेक्चर देखा है उसमें हमने बात की है कि एंथैल्पी किसी रिएक्शन का फिक्स नहीं है, वो टेम्परेचर के हिसाब से बदलता रहता है। तो कैसे बदलता है भाई, चलिए देख लेते हैं कैसे बदलता है, ठीक है। आई होप क्वेश्चन समझ गए होंगे, क्वेश्चन का पर्पज समझना, तब इस लेक्चर को समझ में आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन अल्टीमेटली हम करने के वाले हैं, आज क्या देखने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन को करने वाले हैं, ठीक है, किस टाइप की चीज़ को समझने वाले हैं, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिखा दिया तुम्हें। भाई जो सॉल्व करेंगे वो इनको मिलेगा भी, जो सॉल्व करें ना क्वेश्चन को, ये सब क्वेश्चन दिखा भी होगा, उन्हीं के लिए कराया जा रहा है। वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर। तो जरा देखो, मान लेते कोई रिएक्शन है X1A + X2B गिविंग X3C + X4D। भाई A और B मिलकर C और D बना रहे हैं, कोई रिएक्शन है सिंपल, A और B मिलकर C और D बना रहे हैं। उनके कोफिशिएंट क्या है, A का कोफिशिएंट है X1, फिर X2, ये सब, ये स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो हम जानते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता क्या है, किसी गिवन टेम्परेचर पे, ठीक है, किसी गिवन टेम्परेचर पे इसकी एंथैल्पी कुछ होगी, वो क्या होता है। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होता क्या है, टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, यही होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, तो देखो तो क्या करोगे, X3 टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट इनटू एंथैल्पी ऑफ C करेंगे, X3 इंटू एंथैल्पी ऑफ C, ठीक है, प्लस X4 इंटू एंथैल्पी ऑफ D, ये हो गया टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। X3 इंटू एंथैल्पी ऑफ C, फिर प्लस X4 इंटू एंथैल्पी ऑफ D, माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट, X1 इंटू एंथैल्पी ऑफ A प्लस X2 इंटू एंथैल्पी ऑफ B। नोट कर लो, बिल्कुल यही होता है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। इंडिविजुअल एंथैल्पी हम निकाल नहीं सकते, बस लिखने की बात है, किसी सब्सटेंस का इंडिविजुअल एंथैल्पी नहीं निकाल सकते, अब हम चेंज निकाल सकते हैं, हम बस चेंज निकाल सकते हैं, लेकिन डिफाइन तो कर ही सकते हैं सबसे। टोटल एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। अब यहाँ से आ जाए उनका, अगर हम इसका डिफ्रेंशिएशन करें, याद रखिएगा एंथैल्पी जो है टेम्परेचर प्रेशर दोनों का फंक्शन होता है, एंथैल्पी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हम अब इस इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करेंगे टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में विथ एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, तो d/dt ऑफ, ठीक है, चलिए ऐसे लिखता हूँ, कब, कांस्टेंट प्रेशर पे, कांस्टेंट प्रेशर पे हमने प्रेशर फिक्स किया है, हम
ठीक है, हम कांस्टेंट प्रेशर बात कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर। प्लीज़ अगर चाहा तो आप अपडेट कर सकते हैं, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, प्रेशर नहीं वेरी कर रहा है, ठीक है। हम जो भी पढ़ने वाले हैं प्रेशर कांस्टेंट पे, तो क्या होगा, डिफरेंशिएट कर दे दोनों साइड क्या कर देंगे, डिफरेंशिएट, ठीक है। प्लीज़ डेरिवेशन थोड़ा समझना, याद नहीं करना है, थोड़ा समझने के लिए क्या है, उसका क्या मतलब है। अदरवाइज हम डायरेक्ट फॉर्मूला मैं भी लिख देता, तुम भी यूज कर लेते, लेकिन थोड़ा समझो, है ना। आप अगर जेई के एस्पिरेंट है तो थोड़ा समझिए, है ना। याद मत करिए, कोई नहीं पूछेगा, सिंपल सी बात है, कोई डिराइव न करने को नहीं पूछने वाला है, लेकिन थोड़ा समझना चाहिए। क्या आ जाएगा, x3 इंटू DHC/dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, ठीक है। मैंने कहा जो भी हम पढ़ रहे हैं आज कॉन्स्टेंट प्रेशर पे, वेरिएशन ऑफ एंथैल्पी विद टेम्परेचर एट कांस्टेंट प्रेशर, x4 इंटू DHD/dt कब, एट कांस्टेंट प्रेशर। ये हो गया प्रोडक्ट की बात, माइनस यहाँ हो जाएगा x4 इंटू DHA/dt एट कांस्टेंट प्रेशर प्लस सॉरी क्या था ये, x4 नहीं x1, गलती हो गई, x1 नहीं भाई, ए का कोफिशिएंट x1 लिया है मैंने, ठीक है। आप जो मन करे मान के निकालते रहिए, x2 इंटू DHB/dt एट कांस्टेंट प्रेशर। नोट कर लो प्लीज़, जानते हो डेरिवेशन थोड़ा समझ में आता है ना, कि चीज़ें रैंडम है नहीं, डेरिवेशन ये नहीं कि कहीं आएगा लिखने को, ऐसा मैं नहीं बोलूँगा, ठीक है, लेकिन बेसिक समझ में आता है डेरिवेशन से भाई। जो हम समझ सकते हैं उसको तो हमको कर ही लेना चाहिए, बिल्कुल। इसलिए मैंने कहा है जेई के लिए, भाई मैथमेटिक्स की बात है, डिफरेंशिएशन की बात है, इसलिए अगर जेई एस्पिरेंट हो तो आपको जरूर डिटेल देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए। अगर नीट के एस्पिरेंट हो तो डायरेक्ट फॉर्मूले से भी काम चल जाता है, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हम आएंगे फॉर्मूले पे भी आएंगे, वही मेन है। ये हो गया। अब हम जानते हैं, हमने थर्मो में क्या पढ़ा है कि DH/dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या होता है, थर्मो में क्या पढ़ा है, DH/dt एट कॉन्स्टेंट प्रेशर क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी, यही तो होता है एट कांस्टेंट प्रेशर। DH/dt क्या होता है एट कांस्टेंट प्रेशर, मोलर हीट कैपेसिटी, CPM, मोलर हीट कैपेसिटी मतलब मोलर। अब जरा वहीं तो हमको सबको लिख देना है सबका, बस। DH/dt एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है, थर्मो में क्या पढ़ाता है, मोलर हीट कैपेसिटी, यही तो है मोलर हीट कैपेसिटी। तो यहाँ से आ जाएगा DHR/dt, ठीक है, एट कांस्टेंट प्रेशर इक्वल टू x3 इंटू CPM ऑफ C, ठीक है, वो कंपोनेंट जो C था, प्लस x4 इंटू CPM ऑफ D, कंपोनेंट D जो था ABCD में, ठीक है, ध्यान से देखना, एक एक वर्ड को ध्यान से समझना, माइनस x1 इंटू C मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ A, CPM मतलब मोलर हीट कैपेसिटी, x3 इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। हम बोले कि जो भी पढ़ रहे हैं कॉन्स्टेंट प्रेशर ही पढ़ रहे हैं आज, ठीक है। टेम्परेचर वेरी कर रहा है, प्रेशर फिक्स है। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ C, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ D, माइनस x1 इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ A, प्लस x2 इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ B, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ B। नोट कर लो ये टर्म, जरा नोट करिए इसको। ठीक है, अब जरा देखो, तो यहाँ से, ठीक है, ये आ जाएगा चलिए प्रेशर ऑफ DHR इक्वल टू डेल्टा RCP, मतलब बताऊंगा मैं, ध्यान देना, यही मेन है, डेल्टा RCP, ठीक है, DT, डेल्टा RCP T1 से T2, ये क्या है, डेल्टा H1 से डेल्टा H2 तक, होगा कि नहीं, नोट करो, वेयर डेल्टा RCP इक्वल टू डेल्टा RCP, देखो कैसे डिफाइंड है, ये पूरे टर्म को मैं डेल्टा RC रिएक्शन का मोलर हीट कैपेसिटी चेंज, ठीक है, चेंज इन
डेल्टा आर सी पी क्या है, प्लीज़ ये लिख लेना, अभी टर्म क्वेश्चन में करेंगे। ये पूरे टर्म को मैं डेल्टा आर सी पी लिख रहा हूँ। इस पूरे टर्म को उतना लिखूंगा नहीं मैं, डेल्टा आर सी पी अभी हम लोग क्वेश्चन में कर लेंगे। सी पी से रिप्रेजेंट करना, शॉर्टकट को उतना कौन इतना लिखेगा। इस पूरे टर्म को हम डेल्टा आर सी पी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वेयर डेल्टा आर सी पी इक्वल टू चेंज इन मोलर हीट कैपेसिटी, वो भी कब, कांस्टेंट प्रेशर वाली मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्शन। अभी क्वेश्चन में दिखा दूंगा मैं, ऑफ रिएक्शन। और प्लीज़ उसका टर्म समझिएगा कैसे डिफाइंड है। x3 इंटू, मतलब x3 क्या है, c का कोफिशिएंट था, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ c प्लस x4 इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ d माइनस x1 इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ a और प्लस x2 इंटू मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ b। मतलब टोटल ऑफ, देखिए जरा, टोटल ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल ऑफ रिएक्टेंट, टोटल मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ, इसका मतलब क्या हुआ, टोटल मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट। उसी को डेल्टा आरसीपी से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। नोट कर लो। उस पूरे टर्म को मैंने मार्क कर दिया है। तो यहाँ से फॉर्मूला आ जाएगा, यहाँ से फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा, अगर हम इंटीग्रेशन हटा दें, डेल्टा एट, चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, ये T1 बेहतर है और ये T2 पे हो जाए। डेल्टा रिएक्शन ऑफ, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 इज इक्वल टू एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, जरा देखो इंटीग्रेशन जब हटाएंगे तो, ठीक है, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1। मैं लिखूंगा नहीं वर्ड, ध्यान दीजिएगा। डेल्टा T2 क्या है, ये एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, वही तो है, वही तो करना है हमको। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T2 माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन एट टेम्परेचर T1 इजकल टू इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, T1 टू T2 डेल्टा आर सी पी डी टी, वो कि नहीं, ध्यान दो। ये फॉर्मूला आ गया हमारा, यही मेन है, आगे फॉर्मूला। इसको क्या बोलते हैं, जरा नोट कर लो, ये है, ठीक है। अगर T1 टेम्परेचर पर हमको एंथैल्पी चेंज नोन है तो T2 पे कैसे निकालेंगे, T1 टेम्परेचर पे एंथैल्पी रिएक्शन का नोन है तो T2 पे कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है। और इसको बोलते हैं हम लोग किरचॉफ्स इक्वेशन। नोट कर लो, यही है किरचॉफ्स इक्वेशन। हमको थोड़ा सा इसका सिंपलेस्ट वर्जन लिखना है, लेकिन फिर भी यही मेन है, समझ रहे हैं। अगर T1 टेम्परेचर पे एंथैल्पी नोन है रिएक्शन का तो T2 पे कैसे निकालोगे, ये है फॉर्मूला। हमको इसी फॉर्मूले से मतलब था। आप चाहे तो डिटेल थोड़ा पढ़िए, पढ़ने के लिखवाया गया है। प्लीज़ अगर IIT JEE एडवांस के एस्पायरेंट है तो थोड़ा बेसिक समझना चाहिए। ये नहीं कि सर बोले सर डायरेक्ट यही लिख देते हैं, कहाँ टाइम पास कर रहे हैं। तो भाई अब तुम्हारी मर्जी है, मुझे कोई मतलब नहीं उससे। मेरा काम है तुम्हें दिखा, ठीक है, कुछ आपको मार्गदर्शन देना, माने ना माने आपकी मर्जी है। बहुत लोग यही खोजते कि सीधे यही लिख देते, यार टाइम पास किया इतना। सही बात है, रियलिटी है कि कहीं नहीं पूछे जाने वाला कि कैसे ये डेरिवेशन हुआ है, कहीं नहीं पूछा जाने वाला। लेकिन आप थोड़ा बेसिक समझेंगे, फिर क्वेश्चन भी तो करना है, तो समझ पाएंगे इसके वेरिएशंस। क्योंकि बहुत जो डायरेक्ट आप फॉर्मूला यूज करेंगे ना, उसमें कुछ झोल है। आपने जो बुक में देखा उसमें वो कुछ खास कंडीशन में है, इसलिए बता रहा था। अब जरा देखो, अब मेन बात जो हम यूज करते हैं, जो आपने किताबों में पढ़े हैं, सिंपलेस्ट वर्जन पढ़े हैं अपनी किताबों में, इस तरह से है नहीं। इफ़ डेल्टा आर सी पी इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, अगर हम ये मान लें, जो कि हमारे कोर्स के हिसाब से वहीं आता भी है, अगर हम ये मान लें, बता दें, ये जो है मोलर हीट कैपेसिटी टेम्परेचर का फंक्शन होता है, चाहे, ठीक है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हो, चाहे मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम है, वो टेम्परेचर के हिसाब से बदलता है, दैट इज फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। लेकिन इनके, ठीक है, सिंप्लिसिटी के लिए हम ज़्यादातर क्वेश्चन वहीं आते हैं कि ये हम मान लेते हैं कि डेल्टा आर सी पी जो क्या है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है। तो क्या वो, ठीक है, इसका मतलब इन दैट केस अगर हम ये मानते हैं, ऐसा दिया हुआ है इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग यही देंगे। लेकिन सच्चाई क्या है, मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर हो चाहे कांस्टेंट वॉल्यूम हो, वो फंक्शन ऑफ टेम्परेचर होता है। भूलिएगा मत, वो तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए आसान करने के लिए कर देते हैं कि इंडिपेंडेंट मान लीजिए। अगर आप इसको इंडिपेंडेंट मानते हैं तो हमारा फार्मूला बन जाएगा डेल्टा एच T2 माइनस डेल्टा आर एच T1 इजकल टू वो कॉन्स्टेंट से, ठीक है, आ जाएगा ना बाहर, इंटीग्रेशन साइन से बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, T1 टू T2 dt।
देखो कंडीशन अप्लाइड है, हम जो फॉर्मूला यूज करने वाले वो ये है। प्लीज़ अगर आपने सीपी को इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मान लिया तो वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ गया, कांस्टेंट हो गया ना वो, तब क्या आ जाएगा फॉर्मूला जो हम सिंपलेस्ट यूज करते हैं और आज भी हम यूज करेंगे क्वेश्चन के लिए, यही वाला है। लेकिन वो जानना जरूरी था, ठीक है। फंक्शन ऑफ टेम्परेचर दे दिया तो ये नहीं कर पाएंगे जो भी लिख रहे हैं, ठीक है। किरचॉफ इक्वेशन मेनली यही है किरचॉफ इक्वेशन। क्या पता कभी मेंस में डायरेक्ट पूछ दे कि व्हाट इज किरचॉफ इक्वेशन, ऐसे भी क्वेश्चन है, क्लासियस क्लेपेरॉन पूछा गया था, तो वो किरचॉफ इक्वेशन है। लेकिन उसका सिंपलेस्ट वर्जन क्या है, हमने सीपी को डेल्टा सीपी को इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर अगर मान लिया तो वो इंटीग्रेशन साइन से बाहर आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा फॉर्मूला डेल्टा आर सी पी T2 माइनस T1, ठीक है। बिल्कुल आप, ठीक है, मेंस वगैरह में यही फॉर्मूला यूज़ करते हैं, आज भी हम क्वेश्चन जो करेंगे इसी फॉर्मूले पे। लेकिन मैंने बता दिया ये फॉर्मूला जो आया है वो किसी कंडीशन में आया है, फिक्स नहीं है भाई। सीपी और सीबी जो है टेम्परेचर के फंक्शन होते हैं, वो तो हम सुविधाजनक सवाल करने के लिए, बच्चों के लिए इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर मान के उसको कर लेते हैं, अदरवाइज वो है रियलिटी, वो है। इसलिए बता रहा था, ठीक है, रटने के लिए नहीं बता रहा, थोड़ा थोड़ा बेसिक जानिए, गलती ना हो, इंटरप्रिटेशन गलत ना हो, मैं यही चाहूँगा। रटना नहीं है, ये नहीं कि कहूँगा सर इसको रट लेना, डिराइव कर लेना, फालतू ये बात नहीं कहूँगा, झूठ बात है, नहीं आता कहीं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ऑडियंस है उस जो जाने वो सही जाने, बिल्कुल सही, परफेक्ट, तो कोई फंसा ना सके, बाकी मर्जी आपकी, ठीक है। अब करेंगे क्वेश्चन, और क्वेश्चन में डेल्टा आरसीपी जो था उसका टर्म भी देखेंगे। लिखा ना डेल्टा आरसीपी बहुत ही बड़ी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। क्या था डेल्टा आरसीपी, अगर बात करें तो टोटल मोलर हीट कैपेसिटी को कांस्टेंट प्रेशर वाला, आज जो भी लिखे ये सब, इस सारे प्रोसेस में क्या हम फिक्स माना, प्लीज़ कांस्टेंट प्रेशर पे किया है सब कुछ, ठीक है। एंथैल्पी इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, एंथैल्पी जो है टेम्परेचर प्रेशर दोनों का फंक्शन है, लेकिन हमने डेरिवेशन में प्रेशर को फिक्स मान लिया है, केवल टेम्परेचर के हिसाब से वेरिएशन को देखा है, केवल टेम्परेचर के हिसाब से वेरिएशन को देखा है, ठीक है। क्वेश्चन में भी यही करेंगे। तो डेल्टा आरसीपी क्या था, अगर बात करें टोटल मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब जरिए देखते हैं क्वेश्चन आ जाएगा, क्वेश्चन से और क्लियर हो जाता है। लिखा हुआ है कि N2 + O2 से NO2 बनने का एंथैल्पी दिया हुआ है 225 डिग्री सेल्सियस पे, एंथैल्पी -33.88 है, तो 373 बताइए, ठीक है। सीपी की वैल्यू दी है, देखा ये वैल्यू दे दी है, मतलब ये मान रहे हैं कि सीपी जो है टेम्परेचर का फंक्शन नहीं है, फिक्स टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, ये हमारे लिए किया जाता है बच्चों के लिए। लेकिन अगर आप अच्छे क्वेश्चन करेंगे तो कई बार ऐसा भी दे देगा कि सीपी की, देखा ना सीपी सब कुछ कॉन्स्टेंट वैल्यू दी है, सीपी कॉन्स्टेंट होता नहीं है। अगर आप थोड़ा कॉम्प्लिकेट क्वेश्चन करेंगे तो सीपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी दे सकता है, ठीक है। खासकर जेई वगैरह के लिए आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो प्लीज़ मैंने बता दिया, हम लोग सिंपल कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर रियलिटी समझ रही है कि हो सकता है किसी क्वेश्चन में, यहाँ तो सीपी देने कांस्टेंट है 37.2 है, तो ये है कांस्टेंट मान रहा है टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट, लेकिन किसी क्वेश्चन में सीपी को टेम्परेचर का फंक्शन भी दे सकता है, तो आपको करना होगा इंटीग्रेशन। फिर कोई बात नहीं, अभी के लिए कॉन्स्ट फिक्स थोड़ा हल्का करते हैं। अब जरा देखो 298 पे दिया है, 373 पे निकालना है, बहुत आसान है। मेन था वहीं डेल्टा आरसीपी, तो पहले इसका निकालोगे फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा, मैं लिख दे रहा हूँ, डेल्टा HR एट 373 केल्विन माइनस डेल्टा हीट ऑफ रिएक्शन एट 298 केल्विन इज इक्वल टू डेल्टा आरसीपी इंटू T2 माइनस T1, 373 माइनस 298 हो कि नहीं, पहले इसको लिख दो, बाद में देखते हैं। ये ना आएगा भाई, ये पता है और ये निकालना है, 298 पे पता है, 373 पे निकालना है, यही किरचॉफ इक्वेशन लगाएंगे इसमें। प्लीज़ ध्यान से समझना, कोई बात मेरी ना समझ में आए प्लीज़ बता देना। अगर सीरियस कैंडिडेट है पर आईटी के लिए तो बिल्कुल बताइएगा। मैंने बहुत एक वर्ड में जानबूझ के बोलता हूँ कि कोई बात का मिस इंटरप्रिटेशन ना हो जाए, नहीं तो बच्चा हमेशा कन्फ्यूज रहेगा। बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सर आप, ठीक है, ये वर्ड नहीं समझ में आया, बिल्कुल पूछ सकते हैं, बोलो तो ध्यान से, नहीं तो मत बोलो ज़्यादा, अच्छा ठीक है। अरे गोल होना चाहिए ना यार, क्यों पढ़ रहे, कहाँ जाएंगे पढ़ के, है तो हमारे सवाल हो जाने चाहिए, इसका जो भी टॉपिक पढ़ा जा रहा है उसका क्वेश्चन लग जाना चाहिए, उसकी बात हमको समझ में आनी चाहिए कि हाँ वो उसमें लिखा क्या गया है एक्चुअल, ठीक है, तभी पर्पज पूरा होता है, ठीक है। अब देखो डेल्टा आरसीपी,
क्या होगा, क्या था, टोटल मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्ट माइनस टोटल मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्टेंट एट कांस्टेंट प्रेशर। अब टोटल का मतलब एकदम वही नहीं था, स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर करके। अब तो यहाँ हो जाएगा 1, देखो देखो जरा ध्यान देना, यहाँ 1 इंटू सी पी एम ऑफ NO2 में लिख दे रहा हूँ पूरा। NO2 का कोफिशिएंट 1 है, ध्यान देना, डेल्टा आर सी पी यही मेन है। 1 इंटू सी पी एम ऑफ NO2 माइनस रिएक्शन क्या है, हाफ इंटू, अब रिएक्टेंट वाली बात, हाफ इंटू सी पी एम ऑफ N2 प्लस सी प्लस, चलो इसको थोड़ा सा देखा था, 1 इंटू सी पी एम ऑफ O2। ये है सी डेल्टा आर सी पी का मतलब। ध्यान से देख लो, रिएक्शन देखो, रिएक्शन का कोफिशिएंट हाफ है, N2 का, O2 का कोफिशिएंट 1 है, एकदम देख लो ध्यान से, यही मेन है, यही मेन टर्म था और कुछ एक्स्ट्रा है नहीं। वही बड़ा आसान है, हमने बड़ा कि सी पी की वैल्यू कांस्टेंट मानी, ऐसा होता नहीं है, सी पी टेम्परेचर का फंक्शन होता है। लेकिन क्वेश्चन सिंपल आता है, थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, लेकिन आप रियलिटी तो समझते रहिए, इसलिए बता रहा था मैं। क्वेश्चन आसान करिए, लेकिन चीज़ों को, रियलिटी की एक्चुअल चीज़ें क्या थी वो समझिए, ये मेरा मतलब है बताने का। करिए आसान आसान क्वेश्चन, कोई बात नहीं है, बच्चे हैं आप, ठीक है, लेकिन आगे भी पढ़ना है, इंजीनियरिंग भी पढ़नी है ना, उसमें भी आप इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे तो ये सब दिखेगा। इंजीनियरिंग में केमिकल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे आप तो ये सब दिखेगा, तो मैं चाहता हूँ कि वो भी आप समझे, ठीक है। तो 1 इंटू सी पी एम NO2 का कितना है, अब तो हो ही जाएगा, ये निकाल लिए तो 37.20 माइनस हाफ इंटू सी पी एम एफ N2 कितना है 29.13 प्लस 1 इंटू 29.36 O2 का, हो गया, नोट करो नोट करो, अब आ जाएगा। अब डेल्टा यही है, डेल्टा आर सी पी, चेंज इन मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ रिएक्शन एट कांस्टेंट प्रेशर। भाई डिस्क्लेमर है, जो भी ये सब चीज़ें हैं कांस्टेंट प्रेशर वाली चीज़ें हैं। हाँ क्या आएगा, 37.20 माइनस 29.36 माइनस 0.5 इंटू 29.13, तो ये आ रहा है यहाँ से आ रहा है ये माइनस 6.725 जूल पर केल्विन पर मोल। नोट कर लो, यही मेन था, इसको ध्यान देना डेल्टा आर सी पी को। बाकी तो तुम बहुत सिंपल फार्मूला तो सिंपल है, किरचॉफ इक्वेशन बहुत सिंपल फार्मूला बना है। अब जरा देखो, अब 298 पे कितना था, माइनस 33.818। अब याद रखना ये जूल है, तो इसको हमको भाई ये देखो, अब यहाँ से डेल्टा एच आर एट 373 हमको निकालना है, और साथ में ये 298 पे कितना दिया है, माइनस 33.18 किलो जूल में दिया है, किलो जूल पर मोल में, तो इसको भी किलो जूल करना पड़ेगा। डेल्टा सी पी को भी जो है किलो जूल करना पड़ेगा, इज इक्वल टू डेल्टा सी पी, ये नहीं माइनस 6725 नहीं, 22,000 भी करना पड़ेगा, अरे किलो जूल में करना पड़ेगा, इंटू T2 माइनस T1 तो 373 माइनस 298। चलिए कर लेते हैं। प्लस 33.18, तो यहाँ से आ रहा है ये, ठीक है, डेल्टा 373 पे माइनस 33.68 माइनस 33.68 किलो जूल पर मोल, किलो जूल पर मोल 373 पे, नोट कर लो, किलो जूल पर 33.68 नोट करें। तो ये था पूरा एंथैल्पी चेंज विद टेम्परेचर,
हमने कोशिश की हर एक बात को डिटेल में समझाने की। आप क्वेश्चन करिएगा, ना हो तो बताइएगा मुझे ज़रूर, सर नहीं हो पा रहा है। क्वेश्चन करते रहो यार, और कमेंट बॉक्स में लिखते रहो ज़रूर कि सर ये बात बताए थे तभी तो नहीं हो पाया, क्या फ़ायदा आपको बताने का। बिल्कुल ये सब कमेंट बहुत जायज़ है, नेगेटिव कमेंट भी बहुत ज़रूरी है ना। ऐसा नहीं कि मुझे पॉजिटिव कमेंट्स चाहिए, नेगेटिव लेकिन पढ़ाई से रिलेटेड कि सर ये आप बताए थे तभी तो नहीं हुआ, तो वो फिर मैं करूँगा, बिल्कुल बताऊँगा। वो क्या फ़ायदा है, क्या फ़ायदा है ये सब करने का। ये मैंने कहा ब्लॉग नहीं है, इंटरटेनमेंट चैनल नहीं है बिल्कुल, ठीक है। ये करियर बना सकता है आपका, सोच लीजिएगा आप। ये वो चीज़ें हो जो करियर बदल सकती है आपका, तो प्लीज़ ये गलत नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और आप, ठीक है, इसको वीडियो देखें और क्वेश्चन जरूर करें, तभी सफल है। कमेंट बॉक्स में लिखे सर क्या बताए थे, किरचॉफ वाला क्वेश्चन नहीं पा रहा है, बिल्कुल कह सकते हो यार, इसमें क्या है, इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। नहीं इसको मैं नेगेटिव वे में लूँगा, मैं उसको और अपडेट करूँगा और क्वेश्चन कराऊँगा आपको, किसी भी टॉपिक की बात कर रहे हो, ठीक है, तो जरूर करिएगा। चलिए एक क्वेश्चन मैं आपके लिए रख देता हूँ यहाँ पे, ये था सिंपल है, उसी लैंग्वेज में। लो एक क्वेश्चन तुम भी करना, एकदम सेम टू सेम है, डेटा नोट कर लें आप, स्क्रीनशॉट कर लें भाई। H2O गैस का फॉर्मेशन, मतलब ये जो रिएक्शन भी लिख दे रहे हैं, ये रिएक्शन है H2 गैस प्लस हाफ O2 गैस, H2O गैस बोला है वो। इसका इस रिएक्शन का एंथैल्पी दिया हुआ है 298 केल्विन पे इतना है, 298 केल्विन पे इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज इतना है, तो 373 पे बताना है। 298 पे इतना है तो 373 बताना है। डेटा आपके सामने है, CP हम सब दिया है, हमने देखा। यहाँ भी CP को क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर वो ले रहे हैं। मैंने कहा हम लोग के भाई 12th के अगर सिलेबस की बात करें, भाई बच्चों के लिए कोई टेस्ट होता है तो इतना टिपिकल नहीं देते हैं, लेकिन कई बार बता दे आप बढ़िया किताब में करोगे क्वेश्चन तो CP इज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर भी दिया होगा, ठीक है। ना है तो बताना मुझे, सर नहीं हो पा रहा वाला करा दीजिए, करा देंगे उसको। तो रियलिटी भी समझते रहिए, भले से आसान करिए लेकिन वो समझिए कि उसका बेसिक क्या था, इसलिए डेरिवेशन कराया जाता है। ये नहीं कि बस हाँ ये होता है, पता नहीं आगे पीछे क्या है, ठीक है। तो कहीं कोई पूछ तो लगे कि हाँ पढ़ा लिखा है बच्चा, जानता है। इस रिएक्शन का एंथैल्पी चेंज 25 पे दिया है, 25 डिग्री सेल्सियस पे, 100 डिग्री सेल्सियस पे निकालना है। जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर लिखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छी टॉपिक के साथ। थर्मोकेमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स भी करेंगे, एक एक टॉपिक को समझेंगे अलॉन्ग विथ क्वेश्चन डिस्कशन, पैटर्न वही रहेगा। थैंक यू।